ठीक है, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, उसमें 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला विकास था और दूसरा था भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्थव्यवस्था। तीसरा चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं मुद्रा और साख। मुद्रा और साख, ये तीसरा चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का। और मुद्रा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जब मानव का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ होगा उस समय से सोचते हैं कि कैसे लोग मुद्रा जब नहीं था तो काम चलाते थे। आदि मानव से हम लोग शुरू करते हैं सोचना। आदि मानव जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो उसकी आवश्यकताएं बहुत कम थी। वह जंगली जानवरों की तरह रहता था, नंग धड़ंग पेड़ों पर, गुफाओं में, चट्टानों पर, जंगलों में जंगली फल फूल खाता था, नदियों के जल पीता था और इस तरह से अपना जीवन यापन कर लेता था। जंगली जीवों को मारकर खाकर, अंडे मांस आदि खाकर इस तरह से अपना जीवन बिताता था। कहने का अर्थ यह है कि आदि मानव की आवश्यकताएं बहुत कम थी। उसको किसी से भी कोई वस्तु लेने देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह नंग धड़ंग रहता था, पेड़ों के फल फूल खाता था भूख लगने पर और नदियों का जल पीकर प्यास बुझा लेता था। कंदराओं, गुफाओं, पेड़ों की डालियों, चट्टानों आदि पर अपना जीवन बिता लेता था। धीरे धीरे जब मानव की संख्या बढ़ती गई और लोगों की संख्या जब बढ़ी तो धीरे धीरे जंगली फल फूल कम पड़ने लगे। जंगली जीव जंतुओं का शिकार करते करते उनकी संख्या घटने लगी। नदी नाले में भी कभी पानी मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, तो लोगों को अपना जीवन बिताना बड़ा कठिन होने लगा। लोगों को महसूस होने लगा कि अगर हम केवल फल फूल, जंगली फल फूल खाते रहें, केवल जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरें, नदियों का जल पी करके रहें, तो हमें कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ता है। फिर लोगों ने देखा कि जिन फलों को वो खाते हैं और उसके बीज जहाँ गिर जाते हैं, फेंक देते हैं, वहां फिर से वृक्ष उग जाते हैं, पेड़ उग जाते हैं और जिस प्रकार का वो फल देता था पहले वाला वृक्ष, उसी तरह का फल कुछ दिनों के बाद उन वृक्षों से मिलने लगते हैं। तो वह इन चीजों को देखकर, बहुत सारे जंगली झाड़ियों को देखकर उसने खेती करना शुरू किया और वह धीरे धीरे उनको लगाने लगा और लगा करके उसके जो फल आदि प्राप्त होने लगे, उससे अपना बाकी दिनों में जब भोजन नहीं मिल पाता था तो पेट भरता था। उसी तरह से कुछ जंगली जानवरों को जो सीधे साधे थे, जैसे बकरी वगैरह जो जंगली रूप में रहते थे, उसको पालना शुरू किया, गाय पालना शुरू किया और उनसे भी वह दूध, मांस, अंडे आदि प्राप्त करके अपनी भूख मिटाने लगा। जब उसने ये सब काम किया तो उसे महसूस होने लगा कि वह इन पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, जानवरों की रक्षा के लिए, देखभाल के लिए उचित ढंग से जहां पर वह इन चीजों का खेती करता है, इनको लगाता है, वहीं पर रहने की उसकी आवश्यकता महसूस। पहले वह जंगल में घूमते रहता था जंगली जानवरों की तरह, आज यहाँ तो कल वहाँ। लेकिन जब खेती करना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, तो उसे महसूस होने लगा कि खेतों की देखभाल के लिए, फसलों की देखभाल के लिए उसको वहीं रहना चाहिए। और धीरे धीरे उसने झोपड़ी बनाना शुरू किया, मकान बनाना शुरू किया, निर्माण करना शुरू किया और अपने खेत के आसपास ही रहने लगा। धीरे धीरे गांव बसते चले गए और कई गांव बस गए, कई घर बनते गए, घरों को मिलाकर गांव बन गए। अनेक लोग एक जगह रहने लगे। जब अनेक लोग एक जगह रहने लगे तो उनको कई तरह की आवश्यकताएं महसूस होने लगी। लोगों को अब तन ढकने के लिए वस्त्र की आवश्यकता महसूस होने लगी। पहले लोग महसूस होता था तो पेड़ के पत्ते और छाल, जानवरों के चमड़े आदि लपेट लेता था गुप्तांग पर।
लेकिन जब बड़ी मात्रा में लोग गांव बसा कर रहने लगे तो इनको अब वस्त्र की आवश्यकता महसूस होने लगी, जूते चप्पल की आवश्यकता महसूस होने लगी, कई तरह के अनाजों की आवश्यकता महसूस होने लगी, खाना पकाने और पानी आदि पीने के बर्तन की आवश्यकता महसूस होने लगी, हल खेती करने के लिए, हल जोतने के लिए हल, बैल, हाल आदि की जरूरत पड़ने लगी, कुदाल फरसे की जरूरत पड़ने लगी। तो उन्हीं लोगों में जो थोड़ा बहुत जो लोहा का काम करना सीख गए तो लोहार कहलाने लगे, जो कृषि का यंत्र बनाने लगे बढ़ई कहलाने लगे, हाल वगैरह बनाने वाले। उसी तरह से जो बर्तन बनाते थे मिट्टी का वो कुम्हार कहलाने लगे, जो कपड़े बुनने लगे वो जुलाहा कहलाने लगे। इस तरह से कामों का विभाजन, कार्यों का बंटवारा, गांव में कार्यों का बंटवारा हुआ, लोगों के बीच में लोग विभिन्न तरह के कार्य करने लगे और जिस तरह के कार्य वे करते थे उसी के आधार पर उनका नामकरण कर दिया गया। जुलाहा, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सोनार जो सोना चांदी का काम करता था, इस तरह के काम, चमार जो जूते चमड़े से जूते बनाता था, आदि काम होने लगा। और जो शिक्षा देने का काम करने लगे उनको पंडित, जो रक्षा का काम करने लगे उनको राजपूत। इस तरह से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था भी लागू हो गया, कार्यों का बंटवारा भी हो गया। अब हर व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं करता था, वह एक दूसरे पर निर्भर रहने लगा। किसान जो है सो बर्तन के लिए कुम्हार पर, जूते चप्पल के लिए चमार पर, कपड़े के लिए जुलाहे पर, इस तरह से विभिन्न लोगों, विभिन्न तरह के काम करने वाले लोगों पर निर्भर रहने लगे। उसी तरह से दूसरे धंधे करने वाले भी दूसरे धंधे करने वालों पर निर्भर रहने लगे। अब उनको वस्तुओं को एक दूसरे से लेन देन करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो शुरू में लोगों को यह समझ में नहीं आता था कि एक जोड़ी चप्पल या जूते के बदले में कितना अनाज दिया जाए, या एक धोती या एक लुंगी के बदले में कितना अनाज दिया जाए, गेहूं, चावल, धान जो भी हो कितना दिया जाए। इस तरह से धीरे धीरे लोग अपने से अपनी सुविधा के अनुसार जितनी आवश्यकता थी, लोग बर्तन ले लिए, अनाज दे दिए, मिट्टी के बर्तन ले लिए, कपड़े ले लिए, अनाज दे दिए। इस तरह से अदला बदली शुरू हुआ, यानी कि वस्तुओं की अदला बदली वस्तुओं से हुई। उसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। पहले तो यह कठिनाई थी कि कितना वस्तु किस वस्तु के बदले में दिया जाए, और इसमें बहुत तरह की समस्याएं थी। एक तो मूल्य मापन का समस्या था कि कितना मूल्य होना चाहिए किसी वस्तु का, उसके बराबर कितना दूसरी वस्तु दी जाए। तो मूल्य मापन का अभाव था, संचय का अभाव था। अगर किसी चीज को हम संचय करके रखते हैं वस्तु के रूप में तो वह खराब हो जाती है, साथ में चोरी और जानवरों के द्वारा, कीड़े मकोड़े के द्वारा खाने का भी भय रहता है। तो संचय करने का भी अभाव था, विनिमय करने में कठिनाई होती थी लोगों को, अदला बदली करने में किस वस्तु के बदले में कितना वस्तु दिया जाए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन लोग वस्तु विनिमय प्रणाली को लागू किए। धीरे धीरे ऐसा भी युग आने लगा, लोग किसी खास वस्तु को मान्यता देने लगे कि इस वस्तु के बदले में कोई भी वस्तु ली जाए। क्योंकि पहले ऐसा था कि वस्तु जिसको आवश्यकता होती थी जिस चीज की, और जिस व्यक्ति से वह वस्तु लेना चाहता था उसको इच्छित वस्तु दी जाती थी। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, किसी व्यक्ति को नदी पार करना था, गहरी नदी थी, पानी काफी था, वह नाविक के पास गया, नाविक से बोला भैया हमको उस पार ले जाओ, सुबह का समय था। नाविक ने कहा हम तो आपको उस पार ले जाएंगे, लेकिन मुझे एक जोड़े जूते की जरूरत है। लेकिन उस व्यक्ति के पास एक जोड़े जूते नहीं थे, उसको देने के लिए अनाज था, गेहूं हो या चावल हो। नाविक ने मना कर दिया, कहा कि नहीं हम तो
आपसे गेहूं या चावल नहीं लेंगे, हमको एक जोड़ी जूते चाहिए। वो बेचारा गांव चलाया वापस, वह घूमा पूरे गांव में कि उसके चावल के बदले में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसको एक जोड़ी जूती दे। लेकिन गांव में घूमता रह गया, हर व्यक्ति कोई चावल के बदले में कपड़ा देने को तैयार था, तो कोई बर्तन देने को तैयार था। इस तरह से अलग अलग वस्तुएं उसको मिलती थी। अंत में बहुत वो तेज था, वो बहुत जुगाड़ बिड़ाया, अपना एक व्यक्ति से मिला, उसने कहा कि भाई ठीक है, हम आपका चावल ले लेंगे लेकिन हम कपड़े देंगे। फिर तीसरे व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हम आपका कपड़ा ले लेंगे तो आपको हम लोहे की वस्तु देंगे। फिर चौथे व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम लोहे की वस्तु मुझे दे दो, मैं एक जोड़े जूते दे दूंगा। और इस तरह से उसको जुगाड़ बिठाते बिठाते सुबह से शाम हो गई, और तब वह अपने चावल को कई जगह पर अदला बदली करते हुए एक जोड़े जूते उसको मिलते हैं, और शाम को नाविक के पास पहुंचता है और उसको एक जोड़े जूते देता है, और तब वह नाविक उसको नदी के उस पार ले जाता है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। तो बीच में जब बहुत ज्यादा कठिनाई बढ़ी तो लोगों ने क्या किया, किसी खास वस्तु को एक प्रतीक बना दिया कि इस वस्तु के बदले में कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को लेने देने के लिए तैयार हो जाए। इसी समय गेहूं को उन्होंने बना दिया विनिमय का माध्यम, कभी चावल को तो कभी अन्य चीजों को। इसमें क्या होता था कि जिसके पास गेहूं ज्यादा है, गेहूं के रूप में स्टोर किया पूंजी अपना, और गेहूं के बदले में जो चीज चाहा वो बाजार से ले लिया, और गेहूं भी दूसरे लोग ले लेते थे अपनी वस्तु के बदले में, क्योंकि वो जानते थे कि गेहूं रहेगा तो हम कोई भी वस्तु इसके बदले में ले लेंगे। तो प्रतीक के रूप में वस्तुओं को बनाया गया पहले विनिमय का माध्यम। लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत था कि मूल्य का मापन नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास एक घोड़ा है, अब घोड़े के बदले में वह चावल चाहता है, चावल के साथ साथ कुछ मिट्टी के बर्तन चाहता है, कुछ कपड़े भी चाहता है, 3 वस्तुएं चाहता है। अब वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो तीनों वस्तु उसको दे, और ऐसा व्यक्ति पूरे गांव या पूरे आसपास के क्षेत्रों में मिलने पर भी, ढूंढने पर भी उसे नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी जाए तो कितना उसको गेहूं दिया जाएगा, कितना कपड़ा दिया जाएगा, कितने मिट्टी के बर्तन आदि दिए जाएंगे, ये बड़ा कठिन था। और ऐसा भी नहीं किया जा सकता था कि बाजार में घोड़े को खड़ा कर दिया जाए और घोड़े को 3 टुकड़े में काट दिया जाए, और एक व्यक्ति से चावल, एक व्यक्ति से कपड़े और एक व्यक्ति से मिट्टी के बर्तन ले लिया जाए। अगर घोड़े को 3 टुकड़े में बांटेंगे तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, वह मर जाएगा, उसको कोई लेने को तैयार नहीं होगा। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयां थी। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। शुरू में लोग मिट्टी के बने हुए टुकड़े को लोगों ने मुद्रा के माध्यम के रूप में प्रचलित किया। फिर चमड़े का बना हुआ सिक्का चला। राजा महाराजा जब बन गए तो वो चमड़े के बने हुए सिक्के किसी ने चलाया, तो किसी ने चांदी के, पीतल के, तांबे के, चांदी के, सोने के। सबसे पहले चमड़े के सिक्के के बाद सोने का सिक्का बना, तब चांदी का सिक्का, तब तांबे का, पीतल का। इस तरह का सिक्का बनता चला गया। जैसे जैसे धातुओं का महत्व और मूल्य बढ़ता गया, वैसे वैसे धातु बदलते गए सिक्के के रूप में। बाद में सिक्का इतना भारी पड़ता था ढोने में, और साथ में वह इतना खनकता था, आवाज करता था गठरी के रूप में ले जाने में, पॉकेट में ले जाने में, कि चोर डाकुओं का भी भय रहने लगता था। सेठ साहूकारों को बोरा में भरकर जब रुपए ले जाने पड़ते थे तो अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता था। तो ये सारी दिक्कत मुद्रा में भी आने लगी। तो मुद्रा को बदल करके तब जो है सो आपको उसको मुद्रा को कागजी मुद्रा में बदला गया। कागजी मुद्रा में जब बदला गया तो बहुत तरह की सुविधाएं लोगों को मिलने लगी। अब कागज में केवल लिखा रहता था, जितना लिखा रहता है कागज के टुकड़े पर उतना उसका वैल्यू होता है। उसमें सरकार का, उस समय के राजा का मोहर लगा होता था, उसकी मान्यता सबको
देनी पड़ती थी। और इस तरह से कागजी मुद्रा आने से लोगों को बहुत सुविधा हो गया। बहुत ज्यादा धन लोग अपने पॉकेट में लेके चल सकते हैं। अब तो और भी आधुनिक मुद्रा आ गए हैं, जिसमें चेक है, हुंडी है, एटीएम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। ये सारे बहुत तरह के रूप अब आ गए हैं मुद्रा के। तो मुद्रा जो है एक बहुत बड़ा आवश्यक अंग, एक आवश्यक वस्तु हमारे जीवन में है, आधुनिक कार्यकलाप में है। उद्योग धंधे जितने चल रहे हैं, हमारे जितने आर्थिक क्रियाएं संपादित हो रहे हैं इस विश्व में, सभी मुद्रा के द्वारा ही होते हैं। तो मुद्रा के 4 कार्य महान हैं। पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसको दूर करती है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को मुद्रा विनिमय प्रणाली। जब वस्तु विनिमय प्रणाली से हम मुद्रा विनिमय प्रणाली में आते हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयां थी उसको दूर किया जाता है मुद्रा विनिमय प्रणाली के द्वारा। देखिए, मुद्रा के 4 कार्य हैं। ये 4 कार्य हैं मुद्रा के। हम लोग जब पढ़ते थे आप ही लोगों की तरह क्लास में, तो शिक्षक हम लोगों को गाना गा के सुनाते थे। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ये वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां जो थी, ये सारी कठिनाइयां वस्तु विनिमय प्रणाली में। इसको दूर करता है मुद्रा विनिमय प्रणाली। यही चीज इसकी कठिनाइयां हैं। ये चारों चीज इसके लिए कठिनाइयां कहलाएंगी: माध्यम का अभाव, मापन का अभाव, संचय का अभाव, भुगतान का अभाव। जब वस्तु विनिमय प्रणाली लोगों के बीच में प्रचलित थी तो इन चीजों का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली में था। माध्यम का अभाव माने किसी वस्तु को अदला बदली करने के बीच में कोई माध्यम उस समय नहीं। डायरेक्ट लोग वस्तु का अदला बदली वस्तु से करते थे। यहाँ माध्यम कुछ नहीं काम करता था, माध्यम का अभाव। मापन का अभाव का मतलब होता है मूल्य मापन का अभाव। किसी वस्तु के बदले में कितनी दूसरी वस्तु दी जाए। मान ले हमको कपड़े लेना है, तो कितने कपड़े के बदले में कोई किसान कितना चावल या गेहूं उस जुलाई को दे, इसका मापने का कोई साधन नहीं था। माने मूल्य मापने का परेशानी थी। लोग आवश्यकता भर कपड़े ले लिए और उसको आवश्यकता भर चावल दे दिया, उसमें किसान को घाटा हुआ या जुलाहे को घाटा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो माध्यम का अभाव था, मापन का अभाव था, संचय का अभाव। संचय का अभाव का मतलब हुआ कोई भी व्यक्ति मूल्य का संचय नहीं कर पाता था। मान लेते हैं गेहूं, चावल, आटा, ये सब उसके वस्तु विनिमय प्रणाली के साधन थे, तो वो कितना इकट्ठा करेगा? अगर गेहूं चावल को इकट्ठा करके रखेगा भी, कपड़े को इकट्ठा करके रखेगा भी, अन्य वस्तुओं को इकट्ठा करके रखेगा भी, तो वे सारी वस्तुएं कुछ दिनों में खराब हो जाएंगी। भेड़, बकरी, गाय आदि को अगर वो इकट्ठा करके रखेगा संख्या में, उनको खाना पिलाना भी देना पड़ेगा। अगर बीमारी आए तो मर भी जाएंगे। तो इस तरह से मूल्य का संचय कोई नहीं कर पाता।
आज तो हम मुद्रा के रूप में कितना सारा धन संचय कर लेते हैं, सोना चांदी के रूप में कर लेते हैं, लेकिन उस समय संचय का अभाव था। कोई भी व्यक्ति मूल्य का संचय नहीं कर पाता। चौथा अंतिम था भुगतान का अभाव। कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रति कोई काम करता है, सेवा करता है, तो आप उसको उसके बदले में, उस सेवा के बदले में कुछ न कुछ देते हैं। तो उसके सेवा के बदले में कितना वस्तु देंगे या क्या देंगे, ये अभाव था उसमें। आज आपके यहाँ कोई मजदूर आपके यहाँ दिन भर काम करता है, तो आप तय कर देते हैं कि भैया 10 बजे से 4 बजे या 5 बजे तुम काम करना, तुमको 200 या 300 या 400 रुपए देंगे। आप हमारे यहाँ टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको 1000, 2000, 5000 देंगे। ये आज का है। वो भुगतान हम इजी वे में मुद्रा के रूप में कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय मुद्रा नहीं थी, वस्तु थी, तो आपकी सेवा के बदले में कौन सी कितनी वस्तु दी जाए जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो। और अगर आपको कोई एक ही वस्तु, कोई व्यक्ति अगर किसान है तो आपको चावल गेहूं ले सकता है, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपको कपड़े भी चाहिए और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता है। तो ये 4 चीजों का अभाव था वस्तु विनिमय प्रणाली में। माध्यम का अभाव, मापन का अभाव, संचय का अभाव, भुगतान का अभाव। जब मुद्रा का प्रचलन चला तो अब मुद्रा बीच में माध्यम का काम करने लगी। देखिए माध्यम, अब लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ता था, लोगों को खोजना नहीं पड़ता था कि कौन व्यक्ति हमारा चावल लेगा और चावल के बदले में कपड़े देगा और कितना कपड़े देगा। हमको घूमना नहीं पड़ता था लोगों को। अब व्यक्ति क्या करता था, रोड पर, बाजार में, गांव में, चौराहे में, चौक में बैठ जाता था अपना सामान लेकर के, और मुद्रा के रूप में उसको मुद्रा लेकर के उसको बेच देता। माध्यम का काम करने लगी मुद्रा। मुद्रा से बाजार में बेच दिया, जिसको आवश्यकता है चावल खरीद लो। चावल लेके बैठा है किसान, सब्जी लेके बैठा है, मुद्रा के रूप में उसने बेच दिया, और जो मुद्रा उसको प्राप्त हो गया, उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता के अनुसार कपड़े खरीद लिया, मिट्टी के बर्तन खरीद लिया, और भी दूसरी चीजें आवश्यकता का जितना जरूरत होता था खरीद लेता था। तो माध्यम के रूप में मुद्रा कार्य करने लगी, विनिमय के माध्यम। तो मुद्रा का पहला और महत्वपूर्ण कार्य है कि माध्यम का काम करता है, विनिमय का, अदला बदली का माध्यम का काम करता है। हमारे पास जो चीज सरप्लस है, ज्यादा है, उसको बाजार में हम ले जाकर के बेच देते हैं और उसके बदले में मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं, और उस मुद्रा से अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं हम खरीद सकते हैं, जिन चीजों की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो माध्यम का अभाव था, जो परेशानी होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली ने उस माध्यम को एक माध्यम का कार्य। आज हमारे पास मुद्रा है तो हम मुद्रा से कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। दूसरा कार्य मापन का, मूल्य मापन का। मापन का मतलब मूल्य मापन का। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो मूल्य मापने का अभाव था कि कितने कपड़े के बदले में कितने चावल दिए जाए, या एक जोड़ी जूते के बदले में कितना गेहूं दिया जाए, यह कोई आंकड़ा नहीं कर पाता था आदमी। अंदाज से केवल काम चलता था, उठा के दे दिया, वो ले लिया, इस तरह से काम चलता था। तो अब मुद्रा जब सामने आ गया तो मूल्य मापन का काम करने लगा कि बाजार में गेहूं का कीमत 5 रुपए किलो, एक जोड़े जूते का कीमत 50 रुपए। तो इस तरह से ये मापने लगा मूल्य को, और मूल्य के आधार पर अब आदमी उसको खरीदने और बेचने लगा। अगर किसी किसान के पास 1 क्विंटल गेहूं है, 5 रुपए किलो गेहूं है, तो 500 रुपया गेहूं का मिल जाएगा उसको, और वह जाकर के एक जोड़ा जूता 50 रुपया में खरीद लेगा, और सारी चीजें जो आवश्यकता की चीज है वो खरीद लेगा। इस तरह से वस्तुओं के मूल्य मापने में सुविधा हो गई मुद्रा के आविष्कार से, जो कि अभाव था वस्तु विनिमय प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम मूल्य नहीं माप सकते थे किसी वस्तु। तीसरा है संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय का भी अभाव था। कोई भी व्यक्ति मूल्य यानी धन का संचय नहीं कर पाता था।
अगर वस्तु को बहुत ज्यादा ढेर लगा देता था, संचय करता था, जीव जंतुओं का संचय करता था कि हम इसके द्वारा कोई भी वस्तु प्राप्त कर लें, तो उसको नुकसान होने लगता था कुछ दिनों के बाद, क्योंकि रखे रखे ये सारी वस्तुएं खराब होने लगती थी। लेकिन अब जब मुद्रा का प्रचलन हो गया तो वह वस्तुओं को बेचकर मुद्रा के रूप में धन संचय करते हैं। अपने घर में बड़ी आराम से छोटे से जगह में जितना चाहे उतना मुद्रा वो रखने लगा और इस प्रकार उसकी सुख समृद्धि बढ़ने लगी, धनी और गरीब बनते चले गए और मुद्रा के रूप में वह धन का संचय करना शुरू। तो यह जो अभाव था तीसरा वस्तु विनिमय प्रणाली में, वह भी मुद्रा ने दूर कर दिया। और चौथा है भुगतान, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अभाव था भुगतान का। भुगतान करना बड़ा कठिन था। किसी के सेवा के बदले में, किसी के कार्य के बदले में हम कितनी वस्तु, कौन सी वस्तु दें, यह जो अभाव था मुद्रा ने उसे बड़ी आसानी से दूर कर दिया। अब किसी भी सेवा के बदले में लोग मुद्रा का भुगतान करना शुरू कर दिया। जो शिक्षक पढ़ाते थे उनको मुद्रा के रूप में उनकी पारितोषिक मिलने लगी, मजदूरों को मजदूरी मुद्रा के रूप में मिलने लगा। इस तरह से हर व्यक्ति की सेवा का कीमत मुद्रा से तय हो जाती थी और मुद्रा के द्वारा भुगतान किया जाता था। घरेलू नौकर, सेवा करने वाले लोग, पैर हाथ दबाने वाले लोग, सबको मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाने लगा। इस तरह से मुद्रा जो चौथा समस्या था वस्तु विनिमय प्रणाली का, उसको भी इसने दूर कर दिया कि भुगतान आसानी से मुद्रा के द्वारा हम कर सकते। तो इस तरह से मुद्रा के हैं चार कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। तो विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा काम करती है, ये माध्यम के रूप में काम करती है, मूल्य मापन का काम करती है, संचय का काम करती है और भुगतान का, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो शुरू में मानव अवतरित हुए पृथ्वी पर, जब उनकी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ने लगी, आदान प्रदान करने की जरूरत पड़ने लगी वस्तुओं का, तो इन चारों चीजों का अभाव था वस्तु विनिमय प्रणाली में। इसको दूर किया मुद्रा ने। आज आधुनिक मुद्रा में बहुत सारी चीजें आ गई हैं। पहले मुद्रा का मतलब सिक्के होते थे, आज तो बहुत सारे कागजी नोट, हुंडी, चेक, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे बाजार में आ गए हैं और इनके द्वारा आजकल लेन देन बड़ी आसानी से हो रही है बिना धन के। अब धन आपको ले जाना नहीं है किसी के पास, आप केवल हुंडी के द्वारा, चेक के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा उसका भुगतान कर सकते हैं। आज बहुत सुविधा हो गई है, सुरक्षा प्रदान हो गया है लोगों को, न चोर डाकुओं का भय है, न किसी तरह की परेशानी है, लोग आसानी से लेन देन कर लेते हैं। हो गया समय, क्या कर रहा है? तो ठीक है, मुद्रा के कार्य और वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है हमने समझाया है। कल हम लोग चैप्टर में टॉपिक से चलेंगे आपके क्या क्या दिया, हालांकि इसमें भी बहुत सारा चीज डील हो चुका है आपका, उसी में जो चीज आएगा तो आपको बताएंगे हम आगे। मुद्रा और शास्त्र